चले देवर जी, अरे हमारा नेक तो देते जाइए। दीपाली ने अपने देवर समीर से कहा। भाभी, दोनों दीदियों ने तो हमें लूट लिया है, लीजिए जो बचा है अब वो आप ले लीजिए। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो मेरे बेटे के समान हो, तुमसे क्या नेक लेना। जाओ, तुम बेफिक्र होकर अपने कमरे में जाओ, अर्चना भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। थैंक यू भाभी, जो आपने मेरे लिए अर्चना को पसंद किया। तब दीपाली बोली, थैंक यू किस बात का समीर, बड़ी बहू होने के नाते यह तो मेरा फर्ज था कि इस घर के लिए एक ऐसी लड़की लेकर आऊं जो बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी हो, और मुझे ये सब गुण अपनी ही मेरी बहन अर्चना में दिखे, और उसने भी तुम्हें पहली नजर में पसंद कर लिया था। और फिर मम्मी पापा के अलावा और भी रिश्तेदारों को अर्चना बहुत पसंद आई थी, इसलिए इस रिश्ते में कोई अड़चन ही नहीं आई। फिर अर्चना है भी तो कितनी खूबसूरत, लेकिन फिर भी भाभी, अर्चना को ढूंढा तो आपने ही था, इसीलिए इसका सारा श्रेय जाता तो आपको ही है। बस बस रहने दे, अब मेरे गुणगान करना बंद कर, यह बातें तो बाद में भी होती ही रहेंगी। जाओ पहले अपनी नई निवेली दुल्हन के पास, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जी भाभी। और ऐसा कहकर समीर जाने लगा। तो दीपाली ने पूछा, कोई गिफ्ट लाए हो या ऐसे ही चल पड़े हो? हाँ भाभी, सोने की अंगूठी लाया हूँ। तब ठीक है, जाओ और उसे ज्यादा मत सताना, दीपाली मुस्कुराते हुए बोली, और इधर समीर शर्माते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। समीर के जाने के बाद दीपाली भी सोने के लिए वहां हॉल में लगे अपने बिस्तर पर जा लेटी। अभी अधिकतर मेहमान घर पर ही थे, कुछ ही मेहमान गए थे, इसीलिए दीपाली ने अपना कमरा शादी में आई लड़कियों को दे रखा था और खुद बुजुर्ग महिलाओं के साथ हॉल में बिस्तर लगाकर सो रही थी। बाकी रिश्तेदारों का ठिकाना पड़ोस के घरों में हो गया था, इसलिए वे सब भी आराम कर रहे थे। शादी की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू होने के नाते दीपाली ने ही संभाली थी। वो इतने दिनों से काम करके थक के चूर हो गई थी, इसीलिए बिस्तर पर लेटते ही फौरन उसकी आंख भी लग गई। अभी दीपाली को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक जोर की चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि सभी अपने अपने बिस्तर पर हड़बड़ाकर बैठ गए। दीपाली भी नींद से जाग उठी और सबसे पहले बोली, कौन चीखा? तभी बड़ी बुआ जी बोली, दीपाली, हम में से कोई नहीं चीखा, चीख तो शायद समीर के कमरे से आई है। समीर के कमरे से? ये भला कैसे हो सकता है? हाँ भाभी, समीर के कमरे से ही चीख आई है, दीपाली की बड़ी ननद सुरेखा बोली। सच में दीपाली? दीपाली ने दोबारा से पूछा। हाँ, वहीं से चीख आई है, सुरेखा ने दोबारा वही जवाब दिया। तब दीपाली की सास कुमुद बोली, दीपाली, जाकर देख तो क्या बात है, हम लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, नई बहू से कुछ भी पूछते तो ठीक नहीं लगेगा, वो तुम्हारी बहन है तो तुझसे आसानी से तू कुछ भी उससे आसानी से पूछ सकती है, क्योंकि चीखी तो अर्चना ही थी, या ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जाकर देखती हूँ कि क्या बात है, कहकर दीपाली समीर के कमरे की तरफ चली गई और उसने दरवाजे पर धीरे धीरे से दस्तक देते हुए कहा, अर्चना, सब ठीक तो है ना? और फिर दीपाली के ऐसा पूछने पर अर्चना ने दरवाजा खोला और दीपाली से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। अर्चना को रोता देखकर दीपाली बहुत जोर से घबरा गई और उससे पूछा, क्या हुआ अर्चना, तू रो क्यों रही है? समीर ने तुझसे कुछ कह दिया क्या? नहीं दीदी, वो कुछ कह ही नहीं पाए। तेरे कहने का मतलब क्या है? अर्चना, साफ साफ बोल, मैं कुछ समझी नहीं, दीपाली ने घबराकर पूछा। दीदी, जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो वह बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गए, इसलिए डर के मारे मेरी चीख निकल गई। ये क्या कह रही है तू? हाँ दीदी, उन्होंने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाते हुए कुछ बातें की और फिर जैसे ही मेरा घूंघट उठाया तो बेहोश हो गए। चल, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है समीर को, दीपाली ने कहा। और फिर दीपाली समीर के पास पहुंच गई और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर डालकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन समीर होश में नहीं आया तो वो भागते हुए हॉल में गई और फौरन टेलीफोन करके डॉक्टर साहब को घर बुला लिया। इसके बाद घर के सभी लोगों ने बताया कि समीर बेहोश हो गया है, तो सभी भागकर समीर के कमरे में पहुंच गए। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब अपने स्कूटर के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने समीर का इलाज शुरू किया और कुछ देर बाद समीर को होश आ गया। तब डॉक्टर साहब बोले, शायद शादी की थकावट से ऐसा हुआ होगा, इसलिए आज की रात आराम करने दीजिए, कल सुबह यह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। फिर डॉक्टर साहब चले गए। उनके कहने पर दीपाली ने अर्चना को अपने कमरे में सुला दिया और समीर दूसरे मेहमानों के साथ जाकर लेट गया, क्योंकि समीर को अकेले उस कमरे में लिटाना उचित नहीं था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और
इसी तरह पूरी रात बीत गई, फिर सुबह हो गई और इस तरह पूरा दिन बीत गया और फिर से रात आ गई। आज रात फिर दीपाली अर्चना को दुल्हन बनाकर उसके कमरे में बैठा गई और समीर से उसके कमरे में जाने को कहा। और पहली रात की तरह समीर फिर अर्चना के पास पहुंचा और फिर से वही चीख सुनाई दी और आज फिर से सभी डर गए। दीपाली फिर कमरे में जा पहुंची तो आज भी वही हाल था। समीर फिर से बेहोश हो गया था और डॉक्टर साहब को फिर घर बुलाया गया, लेकिन इस बार डॉक्टर साहब ने कहा कि समीर की बेहोश होने की वजह थकावट नहीं है, आप ही इन्हें किसी साइकेट्रिक को दिखाइए, वे ही इन्हें इनकी बीमारी की ठीक ठाक से वजह बता पाएंगे। यह बात सुनकर वहां मौजूद मेहमानों के बीच खुसर होने लगी। वे आपस में कहने लगी कि हो सकता है ना हो यह कोई ऊपरी का चक्कर है, या दुल्हन ही किसी रूह प्रेत को अपने साथ ले आई है, तभी ऐसा हो रहा है। वो रूह इन दोनों के मिलन में नहीं होने दे रही। दीपाली ने यह सुना तो सबसे बोली, शांत रहिए आप लोग, यह क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हो आप सब। कल ही हम लोग समीर के किसी अच्छे साइकेट्रिक से दिखाते हैं, सारी बातें पता चल जाएंगी कि आखिर हुआ क्या था। फिर दूसरे दिन समीर अपने बड़े भाई और पापा के साथ साइकेट्रिक के पास गया और डॉक्टर ने उससे बहुत से सवाल पूछे और समीर ने जब कुछ साफ साफ बता दिया तो कि अभी उसकी उम्र सिर्फ 23 साल है ना, और उसका पहले किसी के साथ कोई अफेयर था और ना ही कोई शारीरिक संबंध। उसने तो पहले ही मन में सोच लिया था कि वह अपने घर वालों की पसंद से ही शादी करेगा। अब डॉक्टर को पूरी बात समझ में आ रही थी और उन्होंने अर्चना को भी अपने पास बुलवाने को कहा। और जब डॉक्टर साहब अर्चना से मिले तो उन्हें पूरी बात ठीक तरह से समझ आ गई थी, क्योंकि अर्चना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी थी, समीर से कई गुना खूबसूरत। और फिर डॉक्टर साहब सबसे बोले, समीर को बस्टोफोबिया या कैलिफोबिया की हुआ है। इस बीमारी में होता क्या है डॉक्टर साहब? समीर के बड़े भाई प्रमोद ने डॉक्टर से पूछा। तब डॉक्टर साहब बोले, इस फोबिया में पुरुषों को खूबसूरत महिलाएं पसंद तो होती हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं से उन्हें बहुत डर लगता है। खूबसूरत महिलाओं को देखकर या उनसे अकेले में बात करने के ख्याल से भी वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं। इस फोबिया से पीड़ित लोगों को सुंदर महिलाओं से इतना ज्यादा डर लगता है कि वो ऐसी महिलाओं से मिलने या उनसे बात करने के ख्याल से भी डर जाते हैं, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं। इस बीमारी के लक्षण है शरीर पूरी तरह कांपना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांस लेने में दिक्कत आना, पसीना आ जाना, उल्टी, सिर दर्द, रोना और बेहोश हो जाना। कभी कभी तो दिल का दौरा भी पड़ जाता है। तो इसका कोई इलाज? समीर के पापा ने पूछा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर मरीज के साथ जबरदस्ती भी की गई तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है और मरीज की जान भी जा सकती है। यह एक मानसिक बीमारी है जो कभी भी दूर नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करें हम सब? उसकी तो अभी अभी शादी हुई है, समीर के बड़े भाई प्रमोद ने पूछा। यह तो अब आप सभी को तय करना पड़ेगा कि आगे करना क्या है, डॉक्टर साहब बोले। और फिर सभी घर लौट आए। सभी चिंता में थे कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे समीर और अर्चना की खुशियां बरकरार रहे। इस बात को लेकर सभी चिंता में डूबे थे और समीर की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने बेटे को जीवित भी देखना चाहती थी और खुश भी। बड़े अरमानों के साथ वो अर्चना को समीर की दुल्हन बनाकर लाई थी, लेकिन अब दोनों की खुशियों को नजर लग चुकी थी। और तभी अर्चना ने सभी को रोते रोते अपना फैसला सुनाया कि वो समीर से तलाक लेगी। ऐसी शादी के को जोड़े रखने का कोई मतलब नहीं जिसमें उसकी पति की जान ही चले जाए। वो रोते हुए सबसे बोली, मैंने यह फैसला अपने दिल पर पत्थर रखते हुए लिया है। मैं भी समीर जी से अलग नहीं होना चाहती। मैंने उन्हें अपने दिल में देवता का स्थान दिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी यह खूबसूरती मेरे देवता की जान के लिए दुश्मन बन जाएगी। मैं एक रात की दुल्हन बनकर जीवन भर रह लूंगी, लेकिन मैं उनकी जान की दुश्मन बनकर नहीं रह सकती। कृपया मुझे आप सभी माफ कर देना। अर्चना की इस बात पर सबका मन भर आया और सभी औरतों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसके सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं था। अर्चना एक रात की दुल्हन ही सही, लेकिन उसका सुहाग जिंदा तो रहेगा।
प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूं।